नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज का आज ये 15वां लेक्चर है दोस्तों। और इस 15वें लेक्चर में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब जो भी है उत्तराखंड में। विशेष तौर पर उत्तराखंड में 5 जनजातियां दोस्तों यहाँ पे पाई जाती हैं। थारू जनजाति, नंबर 2 आपका जोनसर जनजाति, तीसरी हो गई भोटिया जनजाति, चौथी हो गई बॉक्सर जनजाति और 5वीं हो गई यहाँ पे राजी जनजाति। तो इन जनजाति के संबंध में दोस्तों हर एग्जाम में लगभग प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी है, साथ साथ इनका पहनावा हो गया, इनकी लोकगीत, इनके लोक नृत्य, तो जो भी अन्य तथ्य दोस्तों यहाँ पे थारू जनजाति के संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य है जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, वो सारे आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। 5 जनजाति के बारे में एक ही वीडियो में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, परीक्षावाणी की अब तक ये 14 लेक्चर हो चुके हैं, ये आज 15वां लेक्चर है। पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको उत्तराखंड की SC और ST जो आबादी है, जो जनजातियां हैं, उनके जनगणना संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में हमने चर्चा की थी। और आज हम यहाँ पे ST यानी अनुसूचित जनजाति के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों थारू जनजाति से। थारू जनजाति जिनका निवास स्थान कहाँ पाया जाता है, विशेष तौर पर ये दोस्तों उधम सिंह नगर के खटीमा, ननकमत्ता, सितारगंज, किच्छा आदि क्षेत्रों में यहाँ पे निवास करते हैं। एक प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड का वह जनपद जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति यानी ST आबादी की, तो वो कौन सा है? उधम सिंह नगर है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। उधम सिंह नगर में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के दोस्तों लोग निवास करते हैं। ST आबादी वहां पे सर्वाधिक देखने को मिलती है। उत्तराखंड के जनपदों में सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है ST आबादी? उधम सिंह नगर जनपद में। तो इसी उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा, नानकमत्ता, सितारगंज और किच्छा आदि क्षेत्रों में थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं विशेष तौर पर। इनकी उत्पत्ति की बात की जाए तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये राजस्थान के थार मरुस्थल से आकर यहाँ पे बसे थे, जबकि कुछ का मानना है कि ये किरात वंश से इनकी उत्पत्ति हुई थी। कुछ इतिहासकार इनको किरात वंशीय बताते हैं, मानते हैं कि किरात वंश से इनकी उत्पत्ति यहाँ पे हुई थी। तो अलग अलग तथ्य हैं इतिहासकारों के। इनके शारीरिक गठन की बात करें तो ये मंगोल प्रजाति से मिलते जुलते हैं। इनका कद छोटा होता है, मुख इनका चौड़ा होता है और समतल इनका क्या होता है? नासिक होता है। ये इनका शारीरिक गठन यहाँ पे देखने को मिलता है। भाषा की बात करें तो इनकी कोई निश्चित या विशिष्ट भाषा दोस्तों थारू जनजाति की देखने को नहीं मिलती है। मिश्रित पहाड़ी बोलते हैं, साथ साथ इसमें अवधी और नेपाली ये भी देखने को मिलती है। कुल मिला के मिश्रित यहाँ पे भाषा बोलते हैं। पहाड़ी, मिश्रित पहाड़ी देखने को मिलती है इनके भाषा में, अवधी देखने को मिलती है और नेपाली भाषा का प्रभाव भी इनकी भाषा में देखने को मिलता है। लेकिन कोई भी ऐसी विशिष्ट या इनकी कोई भी अपनी निश्चित भाषा नहीं है। उसके बाद आवास की बात करें तो इनके मकान बने होते हैं लकड़ी के, साथ साथ पत्तों के, पौधों के पत्तों के, और दीवारों पर चित्रकारी, ये इनका बहुत बड़ा शौक होता है। दीवारों पर चित्रकारी इनके मकानों में पाई जाती है। वेशभूषा यहाँ से दोस्तों प्रश्न बनता है विशेष तौर पर। पुरुष यहाँ पे धोती, अंगा, कुर्ता, टोपी, साफा, ये यहाँ पे जो परिधान है पुरुषों के वेशभूषा, ये पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं और लंबी चोटी पुरुष रखते हैं। साथ साथ महिलाओं की अगर हम बात करें वेशभूषा की तो लहंगा हो गया, चोली, काली ओढ़नी, बूटेदार कुर्ता, ये महिलाओं की प्रमुख वेशभूषा है, प्रमुख वस्त्र हैं जो वो पहनती हैं। साथ साथ दोस्तों थारू जनजाति की जो महिला और पुरुष हैं वो शरीर पर गुदना गुदवाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि देखो ऐसी छोटी छोटी फैक्ट यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं जनजाति से संबंधित। कौन सी जनजाति के लोग या कौन सी जनजाति की विशेषता है जिस जनजाति की महिलाएं और पुरुष शरीर पर गुदना गुदवाते हैं, तो वो है यहाँ पे थारू जनजाति की विशेषता है। थारू जनजाति की महिला और पुरुष शरीर पर क्या गुदवाती हैं? गुदना गुदवाती हैं। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एक तथ्य आपको नोट करना है भोजन से संबंधित। इनका जो सर्वाधिक प्रिय भोजन है वो है दोस्तों चावल। चावल इनका सबसे प्रिय भोजन है और माना जाता है कि विशेष पर्व और जो उत्सव होते हैं इनके, उसमें ये शराब
मतलब चावल की शराब का सेवन भी करते हैं, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। लेकिन कुल मिला के प्रिय भोजन इनका कौन है, वो है चावल। थारू जनजाति का जो विशेष या जो प्रिय भोजन है वो है चावल। अब हम इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं, जहां से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है दोस्तों यहाँ पे कि इनमें मात्र सत्तात्मक, संयुक्त व एकाकी पारिवारिक प्रथा पाई जाती है। क्योंकि मात्र सत्तात्मक का मतलब होता है कि यहाँ पे जो घर की मुखिया होती है वो कौन होगा, माता होगी। तो इसलिए इसको माना जाता है मात्र सत्तात्मक। यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती है। और ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है कि पुरुषों को भोजनालय में जाने का अधिकार ही नहीं है। जो पुरुष होते हैं वो भोजनालय में नहीं जाते हैं, उनको जाने का अधिकार ही नहीं है। और महिलाओं की जो स्थिति है वो पुरुषों की अपेक्षा यहाँ पे उच्च स्थान महिलाओं को दिया गया है। तो थारू जनजाति में इसीलिए दोस्तों यहाँ पे मात्र सत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड की ऐसी कौन सी जनजाति है जहां पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है, तो वो है थारू जनजाति। साथ साथ संयुक्त और एकाकी पारिवारिक प्रथा, यानी परिवार या तो संयुक्त में रहेगा या तो सिंगल में रहेगा। तो संयुक्त व एकाकी पारिवारिक प्रथा इनमें देखने को मिलती है। उसके बाद थारू जनजाति में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा उच्च स्थान प्राप्त है, इसलिए यहाँ पे मात्र सत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। सामाजिक व्यवस्था इनकी कैसी है, वह है मात्र सत्तात्मक। परिवार का जो मुखिया होगा घर का सबसे बड़ा व्यक्ति हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे थारू जनजाति ये कई गोत्रों में विभाजित है, जैसे बड़वायक, रावत, वृत्तियां, महतो, डहेत। अब देखो एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। एग्जाम में बन सकता है कि वृत्तियां, महतो, बड़वायक ये क्या है, और ऑप्शन में आ जाएगा गोत्र, तो गोत्र पे आपको सही करना है। या एग्जाम में इस प्रकार से भी बन सकता है कि निम्न में से बताइए कि जो बड़वायक है, रावत, वृत्तियां, महतो, डहेत ये किस जनजाति के गोत्र हैं। तब आपको क्या करना है कि ये थारू जनजाति के गोत्र हैं। तो हर पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ पे पढ़ना जरूर है। देखो, जरूरी नहीं कि आपको अभी वो याद हो, लेकिन एग्जाम में आपको जरूर ध्यान आएगा अगर आपने वो पढ़ा है। तो थारू जनजाति कई गोत्रों में यहाँ पे विभाजित है, बड़वायक, रावत, वृत्तियां, महतो और डहेत। और इनमें जो सबसे उच्च गोत्र माना जाता है वो है बड़वायक गोत्र। आगे बढ़ते हैं, इनकी विवाह प्रथा देख लेते हैं। यहां से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो इनमें बदला विवाह प्रथा का प्रचलन है। बदला विवाह प्रथा क्या थी दोस्तों, इसमें बहनों का आदान प्रदान होता था। यानी जैसे दो फैमिली है, एक फैमिली ए है, एक फैमिली बी है। इसमें एक लड़के की शादी यहाँ की लड़की से होगी और इसमें लड़के की शादी यहाँ की लड़की से होगी। तो कुल मिला के आदान प्रदान इन्होंने बहनों का कर दिया है, तो इसलिए इसको कहा जाता है बदला विवाह प्रथा। यानी एक के बदले एक, इस प्रकार से इधर का आदान प्रदान हो गया, बहनों का आदान प्रदान। तो बदला विवाह प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में देखने को मिलता है, तो वो मिलता है थारू जनजाति में। उसके बाद थारू जनजाति में मुख्यतः 3 काठी विवाह प्रथा पाई जाती है। 3 काठी विवाह प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है, तो वो है थारू जनजाति में। कुछ प्रमुख रस्में यहाँ पे देख लेते हैं, इनकी विवाह संबंधित प्रमुख रस्में। नंबर 1 पे आता है पक्की पोड़ी। पक्की पोड़ी यानी बात को पक्का करना। मतलब जैसे होता है ना कि आज भी अगर आप देखेंगे तो पहले लड़का लड़की देखने जाता है, फिर एक बार लड़के का पिता या उसकी फैमिली में से कोई वहां पे जाता है बात पक्की करने की, हाँ विवाह होगा। मतलब दोनों की बात होगी, दोनों को पसंद हो गई और अब यहाँ पे विवाह तय है। फिर यहाँ पे होगी सगाई रस्म, और सगाई रस्म को यहाँ पे क्या कहते हैं दोस्तों, अपना पराया कहते हैं। यानी अब हमने अपना, मतलब पराया कुछ नहीं रहा, हम अपने हो गए हैं। तो अपना पराया प्रथा क्या है यहाँ पे, वो है विवाह से पहले सगाई रस्म। तो सगाई रस्म जो यहाँ पे होती है उसी थारू जनजाति में क्या कहते हैं, अपना पराया रस्म। तीसरी यहाँ पे जो रस्म है वो है बात इकट्ठी। यानी देखो सगाई हो गई, उसके बाद शादी होनी है, लेकिन शादी की भी एक क्या होती है, निश्चित डेट होती है, निश्चित तिथि होती है। तो विवाह की तिथि निश्चित करने को यहाँ पे क्या कहते हैं, बात इकट्ठी। और चौथा है दोस्तों यहाँ पे गोना चाला रस्म। इसमें क्या होता है, लड़की का स्थायी रूप से अपने पति के घर जाना। अब देखो यहाँ पे एक बात आपको समझनी होगी, ये 3 प्रथाएं तो हैं विवाह से पहले की, विवाह से पहले। यहां पे बात कर रहा हूं थारू जनजाति की।
तो थारू जनजाति में जो 3 प्रथाएं हैं, पक्की पोड़ी, अपना प्राय और बात कठी, ये विवाह से पहले की प्रथाएं हैं। अब यहाँ पे होगा विवाह, लेकिन जब दोस्तों विवाह होता है तो मात्र जिस दिन विवाह होता है उस दिन विवाह के बाद लड़की मात्र 1 दिन के लिए लड़के के घर जाती है। यानी जैसे दुल्हन जाती है तो लड़की मात्र 1 दिन के लिए जाती है लड़के के घर और फिर अपने मायके वापस आ जाती है। और ये अपने मायके लगभग 2 या 3 महीने रहती है दोस्तों। और उसके बाद जब ये स्थायी रूप से जाती है अपने पति के घर यानी लड़के के घर, तो उस रस्म को कहते हैं गोना चाला रस्म। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ और काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि जिस दिन विवाह होता है, विवाह के बाद मात्र 1 दिन के लिए लड़की अपने पति यानी लड़के के घर जाएगी, फिर वो अपने मायके वापस आ जाएगी और 2-3 महीने तक अपने मायके रहेगी। फिर 2-3 महीने बाद उसका आएगा गोना चाला रस्म। और गोना चाला रस्म में क्या होता है, लड़की का स्थायी रूप से अपने पति के घर जाना, यानी 2-3 महीने बाद फिर लड़की अपने पति के घर स्थायी रूप से चली जाती है। और इसी बीच माना दोस्तों एक घटना, अगर बाय द वे माना घटना घट गई, सपोज घटना घट गई है कि किसी लड़के का गोना चाला रस्म नहीं आया, यानी लड़की का विवाह तो हो गया है, 1 दिन के लिए अपने पति के घर गई, फिर अपने मायके चली गई और अपने मायके रह रही है, अभी उसको 2-3 महीने नहीं हुए हैं, अभी उसका गोना चाला रस्म नहीं आया। और इस बीच सपोज उसके पति या लड़के की डेथ हो चुकी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो तब क्या होगा, तो तब यहाँ पे एक प्रथा देखने को मिलती है दोस्तों थारू जनजाति में, जिसका नाम है लठ भरवा भोज। अब ये लठ भरवा भोज क्या है, तो माना जिस लड़की का गोना चाला रस्म नहीं आया है वो अभी अपने मायके है और उस समय उसके पति यानी उस जिस लड़के से उसका विवाह हुआ था उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उस लड़की का पिता दोस्तों क्या करता है, लठ भरवा भोज कराता है। यानी यहाँ पे जो अपनी बिरादरी होती है उनकी, वहां पे एक भोज का आयोजन कराया जाता है जिसे कहा जाता है लठ भरवा भोज, और उसके बाद वो लड़की की शादी कहीं अन्य करा देते हैं। तो इस प्रथा को दोस्तों कहा जाता है लठ भरवा भोज। गोना चाला रस्म जिस लड़की का नहीं आया हो उससे पहले यदि उसके पति या जिस लड़के से उसकी शादी हुई है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो लड़की का पिता अपनी बिरादरी के लोगों को एक भोज कराता है जिसे कहा जाता है लठ भरवा भोज, और उसके बाद उस लड़की की शादी कहीं अन्य कर दी जाती है। तो ये था दोस्तों विवाह प्रथा यहाँ पे थारू जनजाति की। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से एग्जाम में बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें धर्म की, तो थारू जनजाति विशेष तौर पर ये हिंदू धर्म को मानते हैं और यहाँ पे ये किन किन देवताओं की पूजा करते हैं, पछावन काली देवी की पूजा करते हैं, नगरियाई देवी, भूमिया देवता, कौरवदेव, रावत आदि इन देवी देवताओं की ये क्या करते हैं, पूजा करते हैं। त्योहारों की बात करें तो इनके प्रमुख त्योहार, जैसे हिंदुओं के प्रमुख त्योहार होते हैं, हिंदू धर्म को ये मानते हैं, तो होली, दशहरा, माँ की खिचड़ी, बजहर, ये इनके कुछ प्रमुख त्योहार हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तराखंड की कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाने वाली जनजाति है थारू जनजाति। ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे होली जो इनकी होती है वो फाल्गुन पूर्णिमा में 8 दिनों तक मनाई जाती है और इसमें स्त्री और पुरुष क्या करते हैं, खिचड़ी नृत्य करते हैं। तो होली में खिचड़ी नृत्य कौन से जनजाति के स्त्री पुरुष करते हैं, तो वो करते हैं थारू जनजाति के। अर्थव्यवस्था इनकी जो निर्भर करती है कृषि पर, पशुपालन पर और आखेट पर, इनकी अर्थव्यवस्था विशेष तौर पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों यहाँ पे थारू जनजाति से संबंधित। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे यहाँ पे जौनसारी जनजाति। दोस्तों वैसे ये जो जनजाति वाले नोट्स है ये आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। आप सभी के पास हमारी एप्लीकेशन है उत्तराखंड, हमारा जो जीके ऐप है। जिसके पास नहीं है वो आप प्ले स्टोर में जा सकते हैं, वहां पे सर्च कर सकते हैं उत्तराखंड जीके और सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजी ग्रुप का ऐप। लगभग दोस्तों 1 लाख प्लस अभ्यर्थी उस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं और उससे स्टडी कर रहे हैं। उत्तराखंड का नंबर 1 ऐप जिससे लगातार 1 लाख प्लस अभ्यर्थी निःशुल्क वहां से स्टडी करते हैं और 1 लाख प्लस अभ्यर्थी उसको डाउनलोड कर चुके हैं। तो वैसे तो आप सभी के पास वो ऐप होगा क्योंकि आप मतलब जो हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं वो प्ले स्टोर में जाएं, वहां पे सर्च करें
उत्तराखंड जीके और सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप। और ये जनजाति वाले नोट्स काफी अच्छी तरीके से उसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो दूसरी जनजाति यहाँ पे जौनसारी जनजाति, इनके बारे में बात कर लेते हैं। जौनसारी जनजाति की उत्पत्ति की अगर बात करें तो माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति हुई है इंडो आर्यन परिवार से, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये मंगोल प्रजाति की मिश्रित जनजाति है। साथ साथ अगर इनकी स्वयं की बात करें तो जौनसारी जनजाति के लोग दोस्तों अपने को मानते हैं पांडवों का वंशज, और पांडवों से संबंधित काफी मिलते जुलती इनकी सामाजिक व्यवस्था भी देखने को मिलती है। तो अभी इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। जौनसारी जनजाति के निवास स्थलों की बात की जाए तो इनका निवास स्थल है दून और भाबर क्षेत्र विशेष तौर पर, जिसमें दून का चक्राता आ गया, कालसी लाखा मंडल, और टिहरी का जौनपुर क्षेत्र और उत्तरकाशी का परगनेकान क्षेत्र। ये जौनसारी जनजाति का मुख्य क्षेत्र है जहाँ पे ये निवास करते हैं। और मतलब सर्वाधिक जौनसारी जो जनजाति की आबादी है वो 95% जौनसारी जनजाति ये देहरादून में निवास करती है। देहरादून का कालसी चक्राता त्यूनी क्षेत्र, जौनसार बाबर क्षेत्र, ये जौनसारी जनजाति का प्रमुख निवास स्थान है। और 95% जो जौनसारी जनजाति की आबादी है दोस्तों वो देहरादून जनपद में निवास करती है। इनकी भाषा की बात की जाए तो इनकी मुख्य भाषा है जौनसारी, लेकिन जो बाबर क्षेत्र में निवास करते हैं जौनसारी आबादी वो वहां पे बाबरी भाषा उनके द्वारा बोली जाती है, लेकिन इनकी मुख्य भाषा कौन है वो है जौनसारी। वेशभूषा और पहनावे की बात करें तो पुरुषों का जो पहनावा है, पुरुष सर्दियों में क्या पहनते हैं, ऊनी कोट, ऊनी पजामा जिसको झगोली कहते हैं, और ऊनी टोपी जिसको डिगुबा कहते हैं। अब देखो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है एग्जाम में कि डिगुबा क्या है, कोई त्योहार है, कोई खेल है, कोई यहाँ पे क्या है वाद्य यंत्र है, या कोई पहनावा है, कोई वेशभूषा का मतलब कोई वेशभूषा है। तो देखो डिगुबा क्या है, ऊनी टोपी को कहा जाता है। जौनसारी जनजाति के पुरुषों की जो ऊनी टोपी होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, डिगुबा कहते हैं। उसके बाद गर्मियों में ये कोट, सूती टोपी और पैजामा पहनते हैं। महिलाओं की बात की जाए तो गर्मियों में महिलाएं कुर्ती पजामा जिसको झगा कहते हैं, और सूती घाघरा और चोली जिसको चोल्टी कहते हैं यह पहना जाता है। जबकि सर्दियों में महिलाओं द्वारा ऊनी घाघरा, क्योंकि ऊन गर्म होता है तो इसलिए इसको सर्दियों में पहना जाता है, कुर्ता और एक बड़ा रुमाल जिसको ढांट कहा जाता है, ये महिलाओं का प्रमुख मतलब जो पहनावा है जौनसारी महिलाओं का। आवास स्थलों की बात करें तो इनके जो घर बने होते हैं लकड़ी और पत्थरों के बने होते हैं। अब तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है तो यहाँ पे सीमेंट और मतलब जो भी पक्के मकान होते हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं समय के साथ साथ। उपजातियों की अगर बात करें दोस्तों, जौनसारी जो जनजाति है वो निम्न उपजातियों में यहाँ पे बंटी है निम्न उपजातियों में खसास, हरिजन खसास और कारीगर। खसास में आते हैं आपके ब्राह्मण और राजपूत, इनको कहा जाता है खसास। उसके बाद हरिजन खसास में आते हैं डोम, कोली, मोची, कोल्टा, ये हरिजन खसास के अंतर्गत आते हैं। और सोनार, बागसी और बढ़ई ये आते हैं आपके लोहार, ये कारीगर के अंतर्गत आ गए। तो जौनसारी जनजाति यहाँ पे इस प्रकार से बंटा हुआ है। खसास ये सबसे उच्च हो गए, हरिजन खसास और कारीगर, इसमें जो कारीगरी वाला काम करते हैं लोहार, सुनार, बागसी, बढ़ई, इस प्रकार से ये उपजातियों में यहाँ पे बंटे हुए हैं। आगे बात करते हैं इनकी सामाजिक व्यवस्था की। तो देखो यहाँ पे पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रथा है। पितृसत्तात्मक यानी जो घर का मुखिया होगा वो पुरुष होगा, तो इसलिए पितृसत्तात्मक हो गई। और संयुक्त परिवार प्रथा यानी इनका जो परिवार रहता है वो संयुक्त परिवार रहता है, यानी पूरा परिवार संयुक्त रूप से रहता है। काफी बड़ा परिवार इनका रहता है। जैसे आपने देखोगा सामान्यतः आजकल देखने को क्या मिलता है, परिवारों का विभाजन जल्दी हो जाता है। अगर 2 भाई हैं तो उनका बंटवारा जल्दी हो जाता है। लेकिन जौनसारी जनजाति में दोस्तों यहाँ पे अभी तक देखने को मिलता है कि मोस्टली यहाँ पे संयुक्त पारिवारिक प्रथा देखने को मिलती है। संपूर्ण परिवार वो एक साथ संयुक्त रूप से रहता है और पितृसत्तात्मक यहाँ पे व्यवस्था देखने को मिलती है। विवाह प्रथा की अगर बात करें तो विवाह के पूर्व, ये एग्जाम में कई बार प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि विवाह के पूर्व लड़की को ध्यानती और विवाहोपरांत लड़की को रजंती किस जनजाति में कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जौनसारी जनजाति में विवाह के पूर्व लड़की को कहा जाता है ध्यानती
और विवाहोपरांत क्या कहा जाता है, रयांती कहा जाता है। साथ साथ इनमें पहले दोस्तों बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन था। देखो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था कि ये अपने आप को पांडवों के वंशज मानते हैं, और पांडवों में आपने देखोगा कि जो द्रौपदी है इनके बहुपति यानी 5 पत्ते पांडव, 5 पांडवों से इनका विवाह हुआ था, द्रौपदी का विवाह। तो ये पांडवों को अपना वंशज मानते हैं, तो इनके अनुरूप यहाँ पे भी ये प्रचलन था कि यहाँ पे पहले बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन था, यानी एक स्त्री का विवाह अनेक पतियों के साथ या अनेक पुरुषों के साथ यहाँ पे होता था। लेकिन ये पहले था, अब धीरे धीरे समय के साथ साथ डेवलपमेंट हो रहा है, समय के साथ साथ सोच बदल रही है, तो अब ये इस प्रथा का दोस्तों प्रचलन धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये समाप्त हो चुकी है। लेकिन पहले जौनसारी जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा देखने को मिलती थी। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि किस जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा ये देखने को मिलती थी, तो ये थी जौनसारी जनजाति में, क्योंकि ये अपने आप को पांडवों का वंशज मानते थे। और पांडवों में मैंने आपको बता दिया है द्रौपदी का किस्सा, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें धर्म की, हाँ, और विवाह प्रथा में ये भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कन्या पक्ष को क्या माना जाता है, उच्च माना जाता है। धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म को ये मानते हैं, और इनका जो सबसे प्रमुख देवता है वह है महासु देवता, जिसे महाशिव ऐसा माना जाता है कि महाशिव ही महासु देवता है। तो महासु देवता इनका क्या है, प्रमुख देवता है। कुछ अन्य देवता बोठा हो गया, पवासी, चौलदा, इन प्रमुख देवी देवताओं की ये पूजा करते हैं। और इनका प्रमुख जो तीर्थ स्थल है वो है हनोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न में पूछा जाता है कि हनोल किस जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है, तो वो है जौनसारी जनजाति का। जौनसारी जनजाति के दोस्तों जो मंदिर बने होते हैं वो लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं। अब यहाँ पे सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें तो इनके जो प्रमुख त्योहार हैं वो हैं दशहरा, दीपावली, मतलब कुल मिला के जैसे हिंदू धर्म के त्योहार रहते हैं, लेकिन इनके यहाँ पे मतलब त्योहारों के यहाँ पे कुछ नाम अलग हैं। तो इसलिए आपको कंफ्यूजन बढ़ सकता है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप जौनसारी जनजाति से संबंधित प्रश्न बनेगा तो उनके त्योहार जो कहते हैं उनको वही पूछ जाएंगे। तो दशहरे को यहाँ पे क्या कहा जाता है, पंचाई, पांचू या पायता कहा जाता है। दीपावली को यहाँ पे दियाई कहा जाता है। और दीपावली इनका क्या है दोस्तों, सबसे विशेष पर्व माना जाता है दीपावली जौनसारी जनजाति का। और इसको ये राष्ट्रीय दीपावली के लगभग 1 माह बाद मनाते हैं। जो राष्ट्रीय दीपावली मतलब जिसको सब मनाते हैं, एक तो वो दीपावली है, और इस राष्ट्रीय दीपावली के 1 माह बाद लगभग ये दीपावली मनाते हैं। और इस दिन ये भीमल लकड़ी का क्या जलाते हैं, होला जलाते हैं। भीमल लकड़ी का क्या जलाते हैं, होला जलाते हैं। भीमल लकड़ी को मतलब कुल मिला के उसको इकट्ठा करते हैं और उसको बांध के ऐसे उस पर आग जलाकर उसे कहा जाता है होला। तो होला किस में जलाया जाता है, दीपावली में जलाया जाता है। और इस होला को जलाकर इसको घुमाते हैं, तो इस खेल को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भैलो। भैलो खेलना, भैलो खेलना जिसमें क्या जलाया जाता है, होला जलाया जाता है। और ये होला किसका बना होता है, ये भीमल की लकड़ी का बना होता है। और दीपावली के नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन यहाँ पे भिरुड़ी कहा जाता है उस दिन को, यानी दीपावली का जो दूसरा दिन भिरुड़ी क्या है, तो ये है दीपावली का दूसरा दिन, इसे कहा जाता है भिरुड़ी। और इस दिन पुरुष क्या करते हैं, पत्तेबाजी नृत्य करते हैं। तो पत्तेबाजी नृत्य संबंधित है जौनसारी जनजाति से, जो कि दीपावली के नेक्स्ट दिन जिसको भिरुड़ी डे कहा जाता है, उस दिन पुरुषों द्वारा पत्तेबाजी नृत्य किया जाता है। तो दीपावली हो गए यहाँ पे। उसके बाद है बैसाखी, जिसको क्या कहते हैं, बिसु कहते हैं। बिसु त्योहार इनका एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो बैसाखी को यहाँ पे क्या कहा जाता है, बिसु कहा जाता है। जन्माष्टमी को यहाँ पे अठोई कहा जाता है। और उसके बाद नुनाई हो गया, माघ त्योहार, जागड़ा। जागड़ा दोस्तों महासु देवता का इस दिन महासु देवता को स्नान कराया जाता है। महासु देवता का प्रमुख यहाँ पे त्योहार माना जाता है, महासु देवता का प्रमुख त्योहार, क्योंकि देखो इनके सबसे प्रसिद्ध देवता है महासु देवता, और महासु देवता का प्रमुख त्योहार है जागड़ा। तो जागड़ा त्योहार किसका है, जौनसारी जनजाति का। जागड़ा हो गया दीपावली।
तो ये प्रमुख त्योहार थे और इन त्योहारों से संबंधित जो प्रमुख तथ्य थे दोस्तों एग्जाम के व्यू पॉइंट से, वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताते यहाँ पे जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट करनी है। कोई भी टॉपिक मैं आपको यहाँ पे छोड़ने वाला में नहीं हूँ। हर टॉपिक में यहाँ पे दोस्तों डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर मेलों की बात करें तो इनके प्रमुख मेले कौन है? चोलीताथ मेला, ये लगता है प्रतिवर्ष 3 मई को, और ये किसके बलिदान दिवस पर मनाया जाता है? वीर केसरी चंद। वीर केसरी चंद, इनका संबंध था जौनसारी जनजाति से, और इनको दोस्तों ये एक क्या थे, मतलब स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय हिंद फौज जो वहां पे आजाद हिंद फौज थी उसमें भर्ती हुए थे, और बाद में इन पर मुकदमा चलाया जाता है, इनको फांसी दी जाती है। तो 3 मई को इनके बलिदान दिवस पर, वीर केसरी चंद जी के बलिदान दिवस पर जौनसारी जनजाति के जो लोग हैं, जो समुदाय है, वो चोलीताथ मेले का आयोजन इस दिन किया जाता है। उसके बाद दूसरा है बिस्सू मेला, ये लगता है बैसाखी में। बिस्सू इनका प्रमुख त्योहार भी है और बिस्सू मेला भी यहाँ पे लगता है। तीसरा है यहाँ पे मछमोड़ मेला, इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं और इसमें मछलियों को पकड़ा जाता है। मछलियों को पकड़ने वाला मेला मछमोड़ मेला। और चौथा यहाँ पे जदरियाड़ो मेला, ये लगभग 25-26 सालों में एक बार आता है। तो ये इनके प्रमुख मेले हैं दोस्तों जौनसारी जनजाति के। उसके बाद प्रमुख नृत्यों की बात की जाए तो रांसो नृत्य हो गया, तांदी नृत्य, हारोला नृत्य। इन नृत्यों के बारे में दोस्तों मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप जरूर देखें, क्योंकि प्रत्येक नृत्य के बारे में डिटेल से मैंने उस वीडियो में आपको बता रखा है। तो इसी परीक्षावाणी सीरीज के प्ले लिस्ट में आप जाइए, वहां पे जो नृत्य वाली वीडियो है जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है उसको आप जरूर देखें। तो हारोला नृत्य को परात नृत्य भी कहा जाता है। उसके बाद ठुमकिया नृत्य हो गया, घुमसू, झेला, पत्तेबाजी नृत्य, जो भिरुड़े के दिन यानी दीपावली के अगले दिन किया जाता है। रास रासो, मनवड़ा, सराई, जंगबाजी नृत्य, ये इनके कुछ प्रमुख नृत्य हैं। और इनकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि और पशुपालन पर आधारित इनकी अर्थव्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 2 समितियां देखने को मिलती पहले, अब तो नहीं है खैर, लेकिन पहले यहाँ पे एक खुमरी समिति हुआ करती और एक खत समिति हुआ करती थी। खुमरी समिति, यहाँ पे समाज में व्यक्तिगत झगड़ों को निपटाने के लिए खुमरी समिति बनाई जाती, और खुमरी समिति का जो मुखिया होता वो होता था सयाना। और खुमरी समिति के ऊपर एक अन्य समिति होती खत समिति, और इसका मुखिया जो होता था उसे कहा जाता था खत सयाना। यानी जैसे आज होता है ना, आज क्या होता है हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, तो वैसी खुमरी समिति और उसके ऊपर खत समिति। लेकिन आज इन समितियों का स्थान किसने ले लिया? अब ग्राम पंचायत ने ले लिया है। जैसे पहले क्या होता, पहले गांव में अधिकांशतः जो केस हैं वो ऐसे सुलझ जाते पंचायत करके। उस समय पंच हुआ करते थे, और जौनसारी जनजाति में इन्हें क्या कहते हैं? खुमरी समिति और खत समिति, जहाँ पे खुमरी समिति का मुखिया था सयाना और खत समिति का मुखिया था खत सयाना। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि खुमरी समिति और खत समिति किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है जौनसारी जनजाति से संबंधित। तो ये दोस्तों यहाँ पे जौनसारी जनजाति भी यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जनजाति की ओर, क्योंकि जितनी भी जनजातियां हैं एक ही वीडियो में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, और कंप्लीट लगभग जितने मिनट की भी ये वीडियो होगी उसमें आपको डिटेल्स में बताया जाएगा सभी जनजातियों के बारे में। अच्छे से आपको यहाँ पे नोट्स साथ साथ बनाते जाना है दोस्तों। और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपने राय दें, क्योंकि उससे एक मोटिवेशन मिलता है आपको, और अच्छा यहाँ पे कंटेंट देने का हम प्रयास करते हैं। और वैसे भी दोस्तों पूरे यूट्यूब में जरदारी क्लासेस में उत्तराखंड का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि जरदारी क्लासेस के माध्यम से यहाँ पे उत्तराखंड की जिला सीरीज हम पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं, साथ साथ जियोग्राफी उत्तराखंड के कंप्लीट करा चुके हैं, उत्तराखंड की हिस्ट्री में आपको 2 बार कंप्लीट करा चुका हूं, और ये आजकल परीक्षावाणी सीरीज चल रही है, तो इसको भी कुछ समय बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगी, और उत्तराखंड का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा बिल्कुल निःशुल्क, वो भी जरदारी क्लासेस में। तो आज के लिए कितनी हेल्पफुल सीरीज रही है अभी तक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम बात करेंगे भोटिया जनजाति की। तो भोटिया जनजाति दोस्तों एक अर्धघुमंतु जनजाति। अर्धघुमंतु यानी देखो ये क्या होते हैं, जो भोटिया जनजाति के जो लोग होते हैं ये कुछ समय रहेंगे अपने शीतकालीन आवास में, और फिर जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, गर्मी का मौसम आ जाएगा, फिर ये ऊपर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चले जाते हैं।
तो इसलिए इनको अर्ध घुमंतु जनजाति कहा जाता है। उत्तराखंड की अर्ध घुमंतु जनजाति कौन है, तो वो है भोटिया जनजाति। उत्पत्ति अगर बात करें तो इनकी उत्पत्ति मंगोल प्रजाति से हुई ऐसा माना जाता है और अपने आप को ये किरात वंशीय खस राजपूत मानते हैं। इनका निवास स्थल है दोस्तों मुख्यतः चमोली और पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जनपद में, और कुछ भोटिया जनजाति के लोग अल्मोड़ा में भी पाए जाते हैं। लेकिन विशेष तौर पर जो ये सीमावर्ती जनपद हैं चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, क्योंकि यहाँ पे इनके ऊपरी क्षेत्रों में, इन जनपदों के ऊपरी क्षेत्र है जो वो आपका क्या है ऊंचाई वाला क्षेत्र, वो हिमालयी क्षेत्र है और ये लगातार ग्रीष्म काल में हिमालयी क्षेत्रों में चले जाते हैं। इसलिए देखो यहाँ पे यह जनजाति महाहिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। प्रश्न में कई बार ये बन चुका है कि महाहिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, तो वो है भोटिया जनजाति, क्योंकि ये अर्ध घुमंतु जनजाति है। ये शीतकालीन में अपने निचले स्थलों में आ जाते हैं, बल्कि ग्रीष्मकालीन में ये हिमालयी क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं, वहां पर ही निवास करते हैं। बात करेंगे इनके आवास स्थल की, तो ये अर्ध घुमंतु जनजाति है, तो इनका आवास स्थल ये दो प्रकार से, दो आवास स्थल होते हैं इनके। एक होता है ग्रीष्मकालीन आवास और एक होता है शीतकालीन आवास। जो ग्रीष्मकालीन आवास है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में ये लगभग 2000 से 3000 मीटर ऊंचाई वाले स्थानों में, जहां चारागाह की सुविधा होती है, क्योंकि इनका जो व्यवसाय है वो चारागाह पर निर्भर करता है। तो जहां पर चारागाह की व्यवस्था होती है उच्च हिमालय क्षेत्रों में, वहां पे जो बुग्याल पाए जाते हैं वहां पर ये पहुंच जाते हैं। और ग्रीष्मकालीन जो इनके क्या होते हैं आवास होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे मैत। देखिए प्रश्न बन सकता है कि भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहते हैं, मैत कहते हैं। जबकि इनका जो शीतकालीन आवास होता है, शीतकालीन आवास में ये शीत ऋतु में घाटियों में अपने शीतकालीन आवास में पहुंच जाते हैं। और शीतकालीन आवास क्या होते हैं इनके, उन्हें कहा जाता है गुंडा या मुनसा। तो देखो इनके ग्रीष्मकालीन आवास क्या है, उसे कहा जाता है मैत, और इनका जो शीतकालीन आवास होता है उसे कहा जाता है गुंडा या मुनसा। तो ग्रीष्मकालीन में ये उच्च यहाँ पे कुल मिला के महाहिमालयी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, शीतकालीन में ये फिर नीचे घाटियों में आ जाते हैं। वेशभूषा की बात करें तो इनका कद होता है छोटा, चेहरा गोल होता है, सिर बड़ा होता है, आंखें इनकी छोटी छोटी होती है और नाक चपटी होती है। तो ये इनकी वेशभूषा यहाँ पे इस प्रकार देखने को मिलती है। और पहनावे की बात करें तो जो पुरुष होते हैं वो रंगा पहनते हैं। ये घुटनों तक का एक कोट होता है जिसे कहा जाता है रंगा। गेंजू या खरचसी एक ऊनी पजामा होता है, और चुंगटी या चुकल जो इनकी टोपी होती है उसे कहा जाता है चुंगटी या चुकल। और बांखें जो ऊनी जूता होता है इनका, उसे कहा जाता है बांखे। तो ये शब्द देखो, शब्द इंपॉर्टेंट है, ये शब्द आपको नोट करने हैं। नोट कैसे करने, मतलब बांखे को क्या कहा जाता है, ऊनी जूता है, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं। स्त्रियों के पहनावे की बात करें तो पूरी बाह का वस्त्र जो स्त्रियों द्वारा पहना जाता है उसे च्यूमाला कहा जाता है, जबकि आधी बाह का जो वस्त्र पहना जाता है उसे च्यू कहा जाता है। और टोपी नुमा वस्त्र होता है पूरा ऊपर से लेकर, उसे च्यूकला कहा जाता है, जबकि कमर में बांधने वाला जो वस्त्र होता है उसे ज्यू कहा जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे पुरुषों और स्त्रियों का प्रमुख पहनावा था। उपजातियों की बात करें तो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भोटिया जनजाति के जो लोग हैं वो विशेष तौर पर उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जनपद में निवास करते हैं। और इन जनपदों में इनकी अलग अलग उपजातियां दोस्तों क्या करती हैं, निवास करती हैं। जैसे चमोली जनपद में भोटिया जनजाति कौन उपजाति निवास करती हैं, तो मारछा और तोरछा उपजाति। भोटिया जनजाति की मारछा और तोरछा उपजाति ये चमोली जनपद में निवास करती है, जबकि भोटिया जनजाति की जाड़ भोटिया उपजाति है ये उत्तरकाशी में निवास करती हैं। और जोहारी और जो सोका उपजाति है भोटिया जनजाति की, वो पिथौरागढ़ में निवास करती हैं। अब यहाँ पे जाड़ भोटिया ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जाड़ भोटिया जनजाति है, भोटिया जनजाति की एक उपजाति है, ये उत्तरकाशी में निवास करती है। और उत्तरकाशी में इनका एक मुख्य गांव है दोस्तों जादूंग, जादूंग गांव। जाड़ भोटिया जनजाति का एक जादूंग गांव है उत्तरकाशी में। और ये अपने आप को क्या मानते हैं, जनक के वंशज मानते हैं। जनक के वंशज जिनका एक गांव है जादूंग गांव। इनकी भाषा क्या है, मैं अभी सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं,
जाड़ भोटिया, जो मतलब भोटिया जनजाति की जो एक उपजाति है जाड़ भोटिया जनजाति, उसकी मैं बात करूं इनकी भाषा कौन सी है तो वो है रोम्बा भाषा इनके द्वारा बोली जाती है। और इनका एक प्रमुख त्योहार है दोस्तों, वो कौन सा त्योहार है तो लोहसर। इस त्योहार में आटे की होली खेली जाती है, तो लोहसर इनका एक प्रमुख त्योहार है। साथ ही साथ यहाँ पे इनमें विघटित परिवार व्यवस्था देखने को मिलती है। पारिवारिक व्यवस्था वो है विघटित परिवार व्यवस्था। देखो आपने अभी तक देखा होगा मोस्टली जनजातियों में संयुक्त परिवार व्यवस्था है, लेकिन जाड़ भोटिया जनजाति ऐसी जनजाति है दोस्तों जिसमें विघटित परिवार व्यवस्था देखने को मिलती है। विघटित परिवार का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे एक परिवार है, उसमें बच्चे हैं। अब जैसे उनमें जो सबसे बड़ा बेटा है उसकी शादी हो गई तो उसको क्या कर दिया जाता है, परिवार से विघटित कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। उसी प्रकार जो दूसरा बेटा होगा उसको भी विघटित किया जाएगा। तो कुल मिला के इसमें विघटित परिवार व्यवस्था देखने को मिलती है जाड़ भोटिया जनजाति, जो कि भोटिया जनजाति की एक उपजाति है। और ये कहाँ निवास करती है, उत्तरकाशी के जादूंग गांव में। इनका एक विशेष गांव है जादूंग गांव। तो यहाँ तक दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ये कुछ प्रमुख उपजातियां हैं भोटिया जनजाति की। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो भोटिया जनजाति में पितृसत्तात्मक व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि मतलब कुल मिला के जो घर का मुखिया होगा वो कौन होगा, पुरुष होगा। और भोटिया जनजाति के जो लोग हैं वो अपने संबंधियों को क्या कहते हैं तो स्वरा कहते हैं। स्वरा यानी इनके जो संबंधी हैं, इनके जो सगे संबंधी हैं, इनको क्या कहते हैं, स्वरा कहते हैं। विवाह प्रथा, तो इनके समाज में रंगभंग यानी युवा ग्रह जिसको कहा जाता है वो प्रथा का प्रचलन था। रंगभंग या युवा ग्रह प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में तो भोटिया जनजाति में था। ये एक विवाह प्रथा थी। देखो इसमें क्या होता कि जो युवा युवतियां हैं गांव के बाहर एक कुलमा के वहां पे एक आयोजन किया जाता था, नृत्य का आयोजन। और वहां पे रात को क्या करते, जो भी युवा युवतियां थी वो निवास करती, नृत्य वहां पे होता है, अपने विचारों का वहां पे आदान प्रदान होता था। और माना किसी को कोई किसी युवती को कोई युवा पसंद आ गया है या किसी युवा को कोई युवती पसंद आ गई है तो वो अपने विचारों का आदान प्रदान करके वहां पे बात रखते थे। और कई बार इनके मतलब प्रेम संबंध वहां पे देखने को मिलता था और इनका विवाह आपस में हो जाता था। तो एक रंगभंग यानी युवा ग्रह प्रथा का प्रचलन था भोटिया जनजाति में। साथ ही साथ इसमें एक पत्नी प्रथा का प्रचलन है, मतलब एक पत्नी मतलब पत्नी एक ही होगी, एक पत्नी से विवाह करेंगे। लेकिन कई जगह यहाँ पे भावर तीवर और गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह भी देखने को मिलता था। प्रेम विवाह का सबसे बड़ा उदाहरण आप यहाँ पे दे सकते हैं, रंगभंग यानी युवा ग्रह प्रथा का प्रचलन। गांव के बाहर युवा युवतियां वहां पे नृत्य वगैरह करके अपने विचारों का आदान प्रदान करके, और अगर किसी में प्रेम हो गया तो फिर वो प्रेम का अपना वो करते बताते थे और फिर विवाह कर देते। तो ये प्रथा यहाँ पे देखने को मिलती है भोटिया जनजाति में। उसके बाद विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पूर्णा नृत्य इनके द्वारा किया जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पूर्णा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, भोटिया जनजाति द्वारा। धर्म की बात करें तो अधिकांश जो भोटिया जनजाति के लोग हैं वो हिंदू धर्म को मानते हैं। लेकिन देखो ये उच्च हिमालय क्षेत्र में निवास करते हैं, तो सीमावर्ती क्षेत्रों के कारण कुछ लोगों ने यहाँ पे बौद्ध धर्म को भी अपना लिया है। देवी देवताओं की बात की जाए, ये प्रश्न भी दोस्तों बन चुका है कि भूमियाल देवता की पूजा किस जनजाति द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है भोटिया जनजाति द्वारा। क्योंकि देखो इनको भूमि से बड़ा लगाव रहता है। ये 4 भाई रहते हैं, विशेष तौर पर ऊपर हिमालय क्षेत्रों में जाते हैं। तो कुल मिला के भूमि से जुड़े हुए लोग हैं और भूमि से संबंधित देवता हैं। देखो नंदा देवी एक पर्वत है, दुर्गा कैलाश पर्वत, ग्वाला हाथी पर्वत। तो ये देखो ये पर्वतों से संबंधित या जो भूमि से संबंधित देवता हैं उनकी ये पूजा करते हैं। तो भूमियाल देवता हो गया नंदा देवी, दुर्गा, नंद देवी तो पार्वती को भी कहा जाता है। नंद देवी एक पर्वत भी है, लेकिन नंदा देवी किसको कहा जाता है, पार्वती को भी कहा जाता है नंदा। दुर्गा कैलाश पर्वत, भगवान शिव वहां पे निवास करते हैं ऐसा माना जाता है। कैलाशपति भी इसलिए कहा जाता है भगवान शिव को। तो इन देवताओं की ये प्रमुख क्या करते हैं, विशेष तौर पर पूजा करते हैं।
सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें तो उत्सव देखो यहाँ पे भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव प्रमुख रूप से दोस्तों मनाया जाता है, जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। और इनके लोकगीत हैं बाजू, तिमली और तुबेरा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बाजू, तिमली, तुबेरा ये किसके लोकगीत हैं, तो भोटिया जनजाति के। और वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र इनका हुड़का। अर्थव्यवस्था क्या है, तो कृषि और पशुपालन और व्यापार। ठीक है, अब देखो पहले ये तिब्बत तक व्यापार करते, उच्च हिमालय क्षेत्रों में जाकर ये क्या करते, तिब्बत तक अपना व्यापार करते थे। आगे बात करेंगे दोस्तों बोक्सा जनजाति की। बोक्सा जनजाति की उत्पत्ति की बात करें तो ये अपने आप को मानते हैं पंवार राजपूत, और इनका निवास स्थल है वो है आपका विशेष तौर पर कहाँ है, बनबसा और चंपावत। मतलब सबसे पहले ये बनबसा में आकर बसे थे, और इनका जो निवास स्थल है दोस्तों वो कहाँ है आपका, ये इनका निवास स्थल नैनीताल और उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर के काशीपुर और बाजपुर हो गया, नैनीताल के रामनगर में। और कुछ बोक्सा जनजाति के निवासी पौड़ी के दुगड्डा में भी निवास करते हैं, देहरादून के डोईवाला और विकास नगर इन क्षेत्रों में भी निवास करते हैं। लेकिन बोक्सा जनजाति के जो लोग सर्वाधिक निवास कहाँ करते हैं, नैनीताल और उधम सिंह नगर में। और नैनीताल और उधम सिंह नगर के जिस क्षेत्र में निवास करते हैं यानी बोक्सा बहुल क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, बुक्साड़ कहा जाता है। बुक्साड़ यानी जहां पे बोक्सा जनजाति के लोग सर्वाधिक निवास करते हैं। ये देखो यहाँ पे उधम सिंह नगर हो गया, काशीपुर, बाजपुर, ये मैंने आपको बता दिया है। इनके पहनावे की बात करें तो पुरुष यहाँ पे धोती, कुर्ता, सदरी और पगड़ी पहनते हैं, जबकि महिलाएं लहंगा, चोली और ओढ़नी पहनते हैं। शारीरिक रचना की बात करें तो इनकी कद और आंखें छोटी होती है, चेहरा चौड़ा होता है, होंठ इनके पतले होते हैं, नाक इनकी चपटी होती हैं, पलकें भारी होती हैं। और भाषा इनकी भावरी, कुमैया, रचभैंसी, ये इनकी प्रमुख बोली है। बोक्सा जनजाति की प्रमुख बोली है भावरी, कुमैया और रचभैंसी। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो इनमें जो सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती है, परिवार इनका पितृसत्तात्मक है, यानी पुरुष प्रधान, पुरुष मुखिया होता है घर का। समाज में स्त्रियों की स्थिति उच्च ही है, मतलब ऐसी भी नहीं कि बदतर स्त्री होगी, निम्न स्त्री होगी। स्त्रियों की स्थिति उच्च है, लेकिन यहाँ पे पितृसत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। साथ साथ इनमें एक विवाह और बहुविवाह प्रथा का प्रचलन था, लेकिन जो अब समाप्त हो चुका है बहुविवाह प्रथा। उसके बाद ये निम्न यहाँ पे गोत्रों में विभाजित हैं, तनवार, परतजा, ये इनके प्रमुख गोत्र। यहाँ पे इनके समाज में अगर देखें तो प्रमुख गोत्र कौन कौन से इनके, तो साथ साथ यदुवंशी। अब यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ पे इसके ऊपर ये टेबल आ चुकी है, शायद ये ढक चुका है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नोट करना है। यदुवंशी हो गया, राजवंशिया, पंवार वंशिया, तनवार, परतजा, ये इनके प्रमुख क्या हैं, गोत्र हैं। धर्म की बात करें तो ये हिंदू धर्म को मानते हैं, और प्रमुख देवी देवता जिनकी पूजा करते हैं महादेव, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, राम, लक्ष्मण, इनकी ये पूजा करते हैं। और इनके जो स्थानीय देवी देवता हैं वो है ज्वाल्पा देवी, साकिला देवता, फुल्का देवी, खेड़ी देवी। और साथ ही साथ दोस्तों ये कल्पित आत्माओं जिनको ये बुज्जा कहते हैं उनकी भी पूजा करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि कौन सी जनजाति के लोग कल्पित आत्माओं यानी बुज्जा की पूजा करते हैं, तो वो है बोक्सा जनजाति के लोग। उसके बाद एक और प्रश्न दोस्तों बनता है कई बार कि बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था। तो इनका जो पंचायत का अधिकारी होता था, क्योंकि यह प्रश्न एक बार पूछा गया है एग्जाम में, पंचायत का अधिकारी उसे कहा जाता है तखत। तो तखत क्या है, बोक्सा जनजाति या बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी, जिसको तखत कहा जाता था। तो ये भी आपको नोट करना है, क्योंकि ये एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं दोस्तों यहाँ पे जो मैं टॉपिक यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसे समय पर रिसर्च कर लेता हूँ कि वहां से कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कहाँ से अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको हर टॉपिक यहाँ पे डिटेल्स में बताया जाता है। त्योहार की बात की जाए तो यहाँ पे इनका जो प्रमुख त्योहार है होली, दीपावली, चैती और नवरात्रि, फिर गोठरे और नौबी, ये इनके प्रमुख यहाँ पे क्या है, त्योहार है। चैती इनके क्या है, प्रमुख त्योहार और मेला है। और अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि और पशुपालन इनका क्या है, मतलब इस पर इनकी मुख्यतः अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। पहले वैसे ये शिकार करते थे, मछली पकड़ना, लकड़ी व्यापार, ये इनका प्रमुख अर्थव्यवस्था का मुख्य
मतलब साधन था, लेकिन अब यहाँ पे कृषि और पशुपालन देखने को मिलता है। तो बॉक्सर जनजाति से संबंधित इतने ही फैक्ट थे दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे और राजी जनजाति की ओर चलते हैं। जो राजी जनजाति है, ये जनजाति राज्य की न्यूनतम आबादी वाली जनजाति इसको माना जाता है, यानी सबसे कम जनसंख्या जिस जनजाति की है उत्तराखंड में वो है राजी जनजाति। इनकी उत्पत्ति मानी जाती है आग्नेय वंशी कोल किरात जातियों के वंशज इनको माना जाता है, और जो कि प्राचीन काल में मध्य नेपाल तक ही वास करते, और इन्हीं आग्नेय वंशी कोल किरात जातियों का इनको वंशज माना जाता है। राय जनजाति का अगर हम निवास स्थलों की बात करें तो मुख्यतः दोस्तों ये पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला, डीडीहाट, कनाली छीनी और चंपावत और नैनीताल के कुछ गांवों में निवास करते हैं। कुल मिला के जो सर्वाधिक राजी जनजाति के लोग निवास करते हैं वो पिथौरागढ़ जनपद में, लगभग 66% राजी जनजाति के लोग पिथौरागढ़ जनपद में क्या करते हैं, निवास करते हैं। और राजी जनजाति दोस्तों उत्तराखंड की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो अभी भी जंगलों में वास करती है, इसलिए इनको बनरौत कहा जाता है, बन रावत कहा जाता है, इनको जंगल का राजा इनको कहा जाता है। अब देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि समय के साथ साथ धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो पहले तो बिल्कुल ये जंगलों में निवास करते हैं, लेकिन अब ये एक सामाजिक विचारधारा जो समाज है उसके साथ ये जुड़ने लग गए हैं, और धीरे धीरे ये जंगलों से बाहर आकर झोपड़ियों में रहने लगे हैं। और ये अपने आवास को क्या कहते हैं, तो रोतियोड़ा कहते हैं। राय जनजाति को बनरोत या बनरावत इनको कहा जाता है, और इनके निवास स्थल को या आवास को क्या कहा जाता है, रोतियोड़ा कहा जाता है, इनकी जो झोपड़ी होती हैं। वेशभूषा की बात करें तो इनका कद होता है छोटा, मुख चपटा होता है, होंठ बाहर और घुमावदार होते हैं। पहनावे की बात करें तो पुरुष यहाँ पे धोती और अंगरखा और पगड़ी और चोटी रखते हैं, जबकि महिलाएं क्या पहनती हैं, ओढ़नी, लहंगा और चोली पहनती हैं। भाषा की बात करें तो ये बोलते हैं मुंडा भाषा, ये इंपॉर्टेंट है, मुंडा भाषा बोलते हैं। और इस मुंडा भाषा में स्थानीय भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। हर भाषा में आपने देखा, हर भाषा में स्थानीय भाषा का प्रभाव जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। और अब ये धीरे धीरे कुमाऊं भाषा का भी प्रयोग करने लग गए हैं, क्योंकि मुख्यतः ये कुमाऊं में मतलब कुमाऊं में देखने को मिलते हैं। पिथौरागढ़ का है, कुमाऊं में है, तो वहां पे इनकी संख्या अधिक है। तो अब धीरे धीरे ये कुमाऊं भाषा का प्रयोग करने लग गए हैं। बाहरी मतलब कुल मिला के अगर कुछ आदान प्रदान करना है, व्यापार करना है, तो बाहर की भाषा तो सीखनी पड़ेगी। साथ साथ इनको बनरोत, बनरावत, जंगल का राजा आदि नामों से मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सामाजिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं तो इनमें एक तो बाल विवाह प्रथा का प्रचलन है। विवाह प्रथा, बाल विवाह प्रथा का यहाँ पे अभी प्रचलन देखने को मिलता है। और विवाह के पूर्व इसमें सांग जांगी और पिट्ठा संस्कार संपन्न किया जाता है। तो सांग जांगी और पिट्ठा संस्कार का संबंध किस जनजाति से है, तो वो है राजी जनजाति से। और इनमें पलायन विवाह का भी प्रचलन है, यानी विवाह करते हैं उसके बाद पलायन वहां से हो जाते हैं, पलायन वहां पे कर जाते हैं, मतलब कहीं और बस जाना, ठीक है। धर्म की बात करें दोस्तों तो इनमें एक तो हिंदू धर्म को मानते हैं, और मृतकों को गाड़ने और जलाने की प्रथा यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको यह भी करना है कि राजी जनजाति के लोग जिस स्थान पर कोई मर जाता है, मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, कहीं और निवास करने लग जाते हैं, यानी उस स्थान से पलायन कर जाते हैं। जिस स्थान पर किसी की मृत्यु हुई है वहां पर वो कोई नहीं रहते हैं। त्योहारों की बात करें तो यहाँ पे कर्क और मकर संक्रांति इनके दो प्रमुख त्योहार है, जिनको कारको कहा जाता है, कारक, और मकर को मकारा संक्रांति इनके द्वारा कहा जाता है। नृत्य की बात करें तो ये गोले में होकर, इसको रिंग डांस भी कहा जाता है, मतलब गोले में होकर इस प्रकार से। थड़िया नृत्य जैसे होता है, थड़िया नृत्य भी इसी प्रकार होता है, गोले में होता है। तो गोले में होकर नृत्य करते हैं थड़िया नृत्य के जैसे, लाइक थड़िया नृत्य। अर्थव्यवस्था की बात करें तो काष्ठ कला में काफी निपुण होते हैं, लकड़ियों का सामान बनाते हैं और उसका व्यापार करते हैं। अब देखो, लकड़ियों का सामान बनाते तो थे, लेकिन मैंने आपको पहले कहा है कि सामान्यतः अगर हम पहले की बात करें, कुछ सालों पहले की, तो ये प्रॉपर जंगलों में निवास करते, बाहर नहीं आते थे। तो अब ये व्यापार कैसे करेंगे, तो इनके व्यापार की दोस्तों एक यहाँ पे प्रचलन था, उनके व्यापार का किस प्रकार उनकी एक पद्धति बनाई गई थी, एक वहां पे प्रोसेस बनाई गई थी उनके द्वारा, ये किस प्रकार व्यापार करना है, और उसे कहा जाता है मूक या अदृश्य विनिमय। ये पता क्या करते थे,
ये दोस्तों जैसे रात के टाइम सभी सोए रहते हैं और रात के टाइम ये लोगों के घरों में जाकर क्या करते थे, वहां पे लकड़ी का सामान रख देते थे। फिर अगले दिन उस घर के लोग जब उठेंगे वहां पे वो देखेंगे, अब लोगों को भी पता था ये किसने रखा है, ये राज जनजाति के लोगों ने रखा है, बनरौत ने रखा है। तो अगर उनको वो सामान चाहिए तो वो उस सामान को लेकर उस सामान के स्थान पर वहां पे खाने पीने की चीज या जो भी वहां पे उनको देना होता वो रखते थे। फिर ये लोग राज जनजाति के लोग जिसने वहां पे वो लकड़ी का सामान रखा है, अगली शाम को वहां पे फिर जाते, अगली रात को, और वो सामान उठा लेकर आते थे। जो जिस घर में उन्होंने लकड़ी का वो सामान रखा है उसके बदले उस घर वालों ने जो वहां पे रखा है। तो इसे कहा जाता है मूक या अदृश्य विनिमय। मतलब बिना बोले हुए और बिना दिखाई दिए इन्होंने क्या कर लिया, विनिमय कर लिया है, खरीद फरोख्त कर ली है, व्यापार कर लिया है बिना देखे किसी को। न वहां पर लोगों ने देखा कि किसने रखा है, लेकिन लोगों को पता था कि ये राजी जनजाति के लोगों ने रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो देखा होगा रखते हुए। और ना ही राज जनजाति के लोगों ने रखा है कि किस लोगों ने यहाँ पे वो खाने पीने का सामान रखा है। तो इस प्रकार ये अपना व्यापार दोस्तों करते थे। खैर अब ये धीरे धीरे, क्योंकि समय बदलता है, धीरे धीरे यहाँ पे क्या है, विचारधारा बदलती है, डेवलपमेंट होता है। तो अब ये भी हम क्या हो रहे हैं, जो राज जनजाति के लोग हैं वो भी एक इस समाज की विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं और जंगलों को छोड़कर ये भी धीरे धीरे सामान्य जीवन अब जीने लगे हैं। तो ये था दोस्तों यहाँ पे जितने भी यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब थी उत्तराखंड की, अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड की, पांचों जनजाति के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो काफी डिटेल्स में हमने यहाँ पे इनके बारे में चर्चा की। उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों यहाँ पे वीडियो पसंद आई। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।